हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। कल हम टैक्स के बारे में बात कर चुके थे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हमने बात की थी कुछ नामों की भी कि कौन से टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं और कौन से टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी के आने से पहले कैसी थी और जीएसटी के आने के बाद कैसी हो गई है, यानी कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी के आने से पहले लगाए जाते थे और जब से जीएसटी आया है, क्योंकि हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, यानी सिर्फ अकेला वो टैक्स लगेगा। तो जीएसटी के आने के बाद कौन से टैक्स हैं जो अब नहीं लगते हैं, जिनकी प्लेस पे अब जीएसटी लगता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं बिफोर जीएसटी कि जीएसटी के आने से पहले कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे। देखो, हमने कल ही बात की, दो टाइप का टैक्स होता है। तो जीएसटी के आने से पहले दो टाइप का टैक्स कौन सा लगता था, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है हमने कल बात की, यानी वो टैक्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे पड़ेगा। हमने यहाँ पर वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स की बात की थी। तो वो सारे टैक्स क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, जिनका क्या होता है प्रोग्रेसिव नेचर पर लगाए जाते हैं और क्या करते हैं, उसी पर्सन के ऊपर इंसिडेंट और इम्पैक्ट डालते हैं। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी के आने से पहले भी वैसा ही था और आने के बाद भी वैसा ही रहा, इसीलिए वो हमारा नो चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो हम बात करेंगे वो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के आने से कोई भी चेंज नहीं आया है, बिकॉज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो, हमने कल बात की इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो देगा तो कोई और, लेकिन उसको वो अल्टीमेट बर्डन किस पे डाल देगा, किसी और पे डाल देगा। मोस्टली जो ये इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं वो हम गुड्स और सर्विसेज के कंसर्न में करते हैं कि गुड्स बनाने वाले से जो बीच में मैन्युफैक्चरर है वो बीच में होलसेलर से ले लेता है, होलसेलर रिटेलर से ले लेता है, और अल्टीमेटली वो सारा का सारा बर्डन किसको बियर करना पड़ता है, हमारे कंज्यूमर को। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के आने से पहले। तो जीएसटी के आने से पहले हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें जो मेन टैक्स थे वो थे हमारे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैट। ये 5 मेन इनडायरेक्ट टैक्स थे जो लगाए जाते थे। पहले हम इन पांचों की बात कर लेते हैं कि ये पांचों क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, जब जो आपकी गुड्स हैं अगर इंडिया में ही यानी आपकी कंट्री में ही बनी है और आपकी कंट्री में ही कंज्यूम होगी, यानी जिस कंट्री में गुड्स बनाई जा रही हैं और उसी कंट्री के डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाई जा रही है, ना तो उन्हें एक्सपोर्ट वगैरह कुछ करना है, यानी आप ही बनाओगे और आप ही उनका इस्तेमाल करोगे, आपकी कंट्री में ही वो यूज़ होंगी, तो उन ऐसी गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जो ये एक्साइज ड्यूटी होती है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। मैन्युफैक्चरर के ऊपर हमारी गवर्नमेंट लगाएगी, जो अल्टीमेटली इसको जाके किससे कलेक्ट कर लेगा, अपने बायर से, अपने कस्टमर से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी को राइट होता है एक्साइज ड्यूटी को लगाने का। वो क्या करती है, कलेक्ट लगाती भी वो है, कलेक्ट भी वो करती है, बट इसको शेयर वो करती है स्टेट के साथ भी। स्टेट के साथ शेयर करने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, वो पैसा ले रही है तो सारा पैसा वो खुद रखेगी। वो जिस स्टेट से रिलेटेड वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर था उनके साथ भी उस पैसे को बांटती है, यानी रिवेन्यू अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती, बट इसको लगाने का काम और कलेक्ट करने का काम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है वो लगाई जाती है अंडर द एक्ट सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट
1985। देखो इस टाइप की जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमारी मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वर्क करती हैं, हेल्प करती हैं कि सेंट्रल कौन इस टैक्स को लगाता है, ये शेयर होता है या नहीं होता है, कौन से एक्ट के अंडर ये चीज़ आती है। इसलिए इन चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते रहा करो, याद करते रहा करो, तो आपके आगे काम आती है। तो एक्साइज ड्यूटी का क्या हो गया? एक्साइज ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी जो उन गुड्स पे लगाई जाती है जो मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होती हैं और यूज़ भी डोमेस्टिकली ही होती हैं, यानी जिस कंट्री में बनाई जाती है उसी कंट्री में यूज़ होती हैं, तो उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो एक्साइज ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी लगाती हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी वही करती है, बट जो इनकम होती है वो शेयर करती है स्टेट के साथ। जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है वो दो एक्ट के अंदर लगाई जाती है, एक सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड दूसरा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। सेकेंड है हमारी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड, यानी वो गुड्स जो कहीं और बनी हैं बट उनका यूज़ हमारी कंट्री में होगा, यानी अगर हम उनको इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो उनके ऊपर जो हमारा पोर्ट होगा ना, जहाँ पर हमें स्टॉक क्लियर कराना पड़ता है। आपने कभी पहले पढ़ा हो कि जब भी हमारे मान लो कहीं से पोर्ट पे यानी बंदरगाह पे जब हमारा सामान आता है तो वहाँ पर क्लियरेंस करवानी पड़ती है हमें सारे सामान की। तो उस क्लियरेंस के टाइम हमें वो ड्यूटी देनी पड़ती है कि हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, तो अपना सामान वहाँ से उठाने के लिए पहले हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जो ये कस्टम ड्यूटी होती है इसको लगाने का राइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वही लगाती है, वही कलेक्ट करती है और रखती भी वही है। देखो जो बाहर से सामान आया है या बाहर सामान गया है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी वो किसी स्टेट के साथ शेयर नहीं होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले की रिवेन्यू होती है, यानी लगाएगी भी वो, कलेक्ट भी वो करेगी और उसका यूज़ भी वही करती है। जो हमारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो लगाई जाती है अंडर द एक्ट कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। वैसे जो सबसे पहले एक्ट बना था कस्टम ड्यूटी को लेके वो 1962 में बना था, जिसका काम था इलीगल रोकना, मतलब इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना, यानी जो भी लोग क्या करते थे, जिन गुड्स की परमिशन नहीं है उनको इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे, उनको रोकने के लिए मेनली बनाया गया था। हाउएवर कस्टम ड्यूटी एक्ट का सोल पर्पज़ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है, बल्कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी होता है कि अगर हम एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा देते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो जाते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होंगे यानी लोग किसका यूज़ करेंगे, जो कंट्री में बने हुए प्रोडक्ट हैं उनका। तो डोमेस्टिक कंट्रीज़ को की जो कंपनीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा करता है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा सर्विस टैक्स। जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है कि ये टैक्स किसके ऊपर लगेगा, सर्विस के ऊपर लगेगा। यानी जब भी कोई भी कंपनी है या कोई भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी ड्यूटी है तो वो क्या करे, अपने कस्टमर से सर्विस टैक्स को कलेक्ट करे। जो आपका सर्विस टैक्स है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जो आपका सर्विस टैक्स है वो फाइनेंस एक्ट 1944 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और जो ये सर्विस टैक्स होता है ये एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर पे छोड़ के बाकी पूरे इंडिया पे होता है। जो आपकी एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, वो गुड्स पे लगती थी। जो आपका सर्विस टैक्स है वो सर्विसेज के ऊपर लगता है, यानी जब भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कोई भी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा तो जो ग्रोस अमाउंट उसे अपने कस्टमर से लेनी होगी उसके ऊपर पहले वो सर्विस टैक्स लगाएगा, वो और उसके बाद जो टोटल बनेगा वही अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स यानी वो टैक्स जो सेल्स के ऊपर लगाया जाएगा, यानी जो आप सेल करोगे उसके ऊपर टैक्स। जो ये सेल्स टैक्स होता था वो लगाया जाता था इंटर स्टेट सेल पे, यानी जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में सामान भेजती थी, यानी हरियाणा पंजाब में, हरियाणा राजस्थान में या महाराष्ट्र भेजे मान लो यूपी में, तो जब भी दो स्टेट के बीच में कोई गुड्स की सप्लाई होती थी तो वहाँ पर सेल्स टैक्स लगाया जाता था। जो आपका सेल्स टैक्स है
वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट उसको कलेक्ट करने का काम आपका स्टेट का होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो आपका सेल्स टैक्स है वो लगाया जाता है सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अंदर लगाया जाता है। जो ये टैक्स लगाया जाता है ये अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर लगाया जाता है, यानी जब रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है तो उससे वो इसको कलेक्ट करता है। बाद में सेल्स टैक्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया इसके किसके साथ, वैट के साथ, यानी वैल्यू एडिड टैक्स के साथ। जोड़ दिया का मतलब है कि सप्लीमेंट कर दिया गया कि पहले सिर्फ सेल्स टैक्स लिया जाता था, बाद में सेल्स टैक्स के साथ साथ वैट भी लिया जाने लगा। जो आपकी सेल्स टैक्स है वो इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर दिया जाता है, जबकि जो वैट है आपकी वो इंट्रा स्टेट, जब यानी एक स्टेट के अंदर जब गुड सप्लाई होती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो वैट होता है। जो वैट है मेनली डिफरेंस के ऊपर लगता है, वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है, इसीलिए इसको वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। डिफरेंस किसका, जो आपका सेलिंग प्राइस है और जो आपने जिसमें आपने ख़रीदा था, यानी जो आपका परचेज प्राइस था उसके बीच में जो डिफरेंस था मेनली उसके ऊपर टैक्स ये लगता है, इसलिए इसको वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है। मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी और उसे 200 में बेच दिया, तो मान लो 10% टैक्स था, तो आप क्या करोगे, जब आपने परचेज़ किया होगा तो आपने 10% टैक्स है, तो परचेज के टाइम आपने 10 रुपये टैक्स दिया होगा और कंज्यूमर से आप 20 रुपये ले लोगे, यानी आपका अल्टीमेट टैक्स कितना देना पड़ेगा आपको। आपने 20 रुपये पे किया, 10 रुपये कस्टमर से ले लिया, यानी आपको कितना देना पड़ा, 10 रुपये। अगर मैं डायरेक्ट इनके बीच के डिफरेंस का टैक्स निकालती तो भी वो कितना आता, 10%। यानी जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है वो मेनली डिफरेंस के ऊपर होता है, यानी जो सेलिंग प्राइस जो परचेज प्राइस के बीच में डिफरेंस है उसके ऊपर निकाला जाता है आपका वैट। तो ये थी हमारी टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के आने से पहले लगाए जाते थे वो थे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैट। अब बात करते हैं जीएसटी के आने के बाद, यानी आफ्टर जीएसटी। देखो डायरेक्ट टैक्स तो वही दो रहेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ नो चेंज है, इसलिए हम इसकी कोई भी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो अभी हमने पहले बात की कि इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप के थे, जबकि जीएसटी के आने के बाद ये दो टाइप का रह गया, एक जीएसटी एंड दूसरा बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखो कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ प्रोडक्ट अभी भी ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी वैट लगाया जा सकता है। इसकी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जो मेन टैक्स आपके इनडायरेक्ट टैक्स में रह गए वो दो रह गए, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी की हम बात कर चुके हैं। जो आपका जीएसटी है, लेकिन देखो जो आपका ये जीएसटी है ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी एंड फोर्थ यूटीजीएसटी। कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है, उसको साइड करो। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर। जो आपकी जीएसटी है उसने क्या किया, बाकी सारे जितने भी टैक्स हम लगाते थे पहले, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, उनको रिप्लेस कर दिया। वो सारे क्या हो गए, इन चारों के अंदर मिल गए। यानी कुछ एरिया सीजीएसटी के अंदर चला गया, कुछ एरिया एसजीएसटी के अंदर, कुछ आईजीएसटी और कोई यूटीजीएसटी के अंदर चला गया। यानी जो टैक्स हम लगाते थे गुड्स के आने जाने के ऊपर, उन सारों को रिप्लेस कर दिया हमारे जीएसटी ने। हम बोलते हैं जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स, ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा, अकेला टैक्स, अकेला इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सबका इनकी फुल फॉर्म क्या है। सीजीएसटी का मतलब है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब है स्टेट
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, and this is union territory goods and services टैक्स। देखो, जब भी कोई सेल होती है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, दो ही चीज़ हैं, या तो वो इंटर स्टेट हुई होगी या तो वो इंट्रा स्टेट हुई होगी। यानी क्या हुआ होगा, या तो आपने अपनी ही राज्य में बेची होगी या तो किसी दूसरे राज्य में बेची होगी। अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन है, या हम अपने ही जो स्टेट है उसमें सेल कर सकते हैं या फिर दूसरी स्टेट को सेल कर सकते हैं। तो अगर जो गुड्स हैं वो सेल होती हैं विद इन द सेम स्टेट, यानी जहाँ पर वो बनाई गई हैं उसी स्टेट में अगर उन्हें बेचा जा रहा है उन गुड्स और सर्विसेज को, तो जो टैक्स लगता है वो लगता है CGST प्लस SGST। CGST और SGST इसके दो पार्ट इसलिए हैं क्योंकि जो सेम स्टेट में सेल होगी उसका कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एज एन टैक्स और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। देखो, ऐसा नहीं है, एक केस हुआ था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि क्या था कि किसी ने, आपने जब GST स्टार्टिंग में आया तो किसी सबने सुना कि सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। तो क्या हुआ, कोई पर्सन खाना खाने होटल में गया और वहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगाया, तो एक CGST लगा दिया, एक SGST लगा दिया। तो उसने क्या बोला कि मैं दो टैक्स क्यों दूँ, अब तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है। ये एक ही है, हमें एज ए क्यूमुलेटिव ही देना है। मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, उस पर 18% टैक्स है, तो आपको 118 ही देने हैं। ये क्या होगा, उसमें से 9%, अगर 18% लगा है तो 9% CGST होता है और 9% SGST होता है, कि 9 जो है वो जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास और 9 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपको पार्टीशन करके नहीं देना है, आपको एक ही साथ देना है पूरा, बट ये क्या है, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब सेम स्टेट में सेल होती है तो उस पर लगते हैं CGST प्लस SGST। अगर यही सेल होती है आपकी इंटर स्टेट, यानी दूसरी स्टेट में आप करते हो, इंटर स्टेट कर रहे हो, डिफरेंट स्टेट में अपना सामान बेच रहे हो, तो वहाँ पर जो लगेगा वो आपका लगेगा IGST, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव डायरेक्ट 18% दो, जस्ट नाम अलग है, बहुत ज़्यादा डीप में अभी मैं इनके आपके नहीं लेके जा रही इनको। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर सेम स्टेट में हो रही है तो लगेगा CGST प्लस SGST, और अगर दूसरी स्टेट में सेल हो रही है तो आपके ऊपर लगेगा IGST। अगर आपकी सेल होती है यूनियन टेरिटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में करते हो आप, जो हमारे 7 थे अब 9 हो गए हैं, तो अगर आप उनमें करते हो, यूनियन टेरिटरीज़ में करते हो, तो उस टाइम पर जो आपकी रेट लगेगी वो आएगी UTGST के अंदर। देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, कहने के लिए क्या है, वो हमारी स्टेट का पार्ट है, हमारे हरियाणा का पार्ट है, तो क्या होना चाहिए, ये लग जाना चाहिए CGST प्लस SGST। बट जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके ऊपर हम ये नहीं मानते कि वो सेम स्टेट की हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हैं और वो चले जाते हैं हमारे UTGST के अंदर, यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर लगाए जाने वाला GST। अभी हम इन सब की डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं कि कौन से CGST में कौन कौन से टैक्स मिक्स हो गए हैं, SGST में क्या चला गया है, इनकी बात हम बात करते हैं। IGST और UTGST तो इन्हीं के पार्ट हैं कि इन्हीं को कुमुलेट करके लगते हैं। हम सिर्फ इनकी बात करते हैं कि CGST और SGST में कौन से टैक्स जो हैं मिक्स हो गए हैं। टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर CGST, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स के GST के अंदर हमारे कौन कौन से टैक्स चले गए, CGST के अंदर। इसके अंदर हमारे मिक्स हो गई, सबसे पहली तो जो हमारी सेंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब वो नहीं लगती। दूसरा, जितनी भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी,
देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और इसके साथ साथ जितनी भी एडिशनल ड्यूटीज़ थी एक्साइज की, कौन सी एडिशनल, वो सारी एडिशनल जो भी लगती थी किसके ऊपर, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, यानी जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी उनके ऊपर, जो लगती थी हमारी गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस के ऊपर, एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ऊपर। इनके ऊपर जो भी हमारी ड्यूटी लगती थी पहले, वो अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स। अब कोई भी सर्विस टैक्स अलग से नहीं होता, सब कुछ क्या है आपके जीएसटी के अंदर चला गया है। इसके साथ साथ जो भी एडिशनल ड्यूटी लगती थी कस्टम की, यानी जो कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, अब तो सिर्फ बेसिक बच गई है, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो भी सीजीएसटी के अंदर चली गई है। इसके साथ साथ जितने भी सेंट्रल के सेस एंड चार्ज थे, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लेती थी रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ जो गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड थे उन सेस की बात हो रही है, बाकी सेस की बात नहीं हो रही है, वो सारे के सारे किसके अंदर चले गए, सीजीएसटी के अंदर। यानी अब उन सब की जगह क्या लगता है, सीजीएसटी लगता है। ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, ना एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है, ना सर्विस टैक्स, ना एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और ना ही सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, तो ये तो थे वो सारे टैक्स जो कि सब्ज्यूम्ड हो गए हैं अंडर सीजीएसटी। अब बात करते हैं वो टैक्स जो कि सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, टू बी सब्ज्यूम्ड अंडर एसजीएसटी, जो हमारे एसजीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं, एसजीएसटी। सबसे पहला है हमारा लॉटरी टैक्स, यानी टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इस टाइप की एक्टिविटीज़ के ऊपर जितना भी टैक्स लगता था वो चला गया है हमारा एसजीएसटी के अंदर। दूसरा एंटरटेनमेंट टैक्स। कल मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया तब मेरे मुंह से आई थिंक डायरेक्ट टैक्स में निकल गया था एंटरटेनमेंट टैक्स का नाम, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी और वाटर टैक्स की बात कर रही थी। लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्टली जाता है, हम सिनेमा वालों को देते हैं, वो आगे सबमिट करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है, ना कि डायरेक्ट का। बाय मिस्टेक बोल दिया था। थर्ड है हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो हम सेल्स टैक्स देते थे वो इसके अंदर हो गया है। परचेज टैक्स, जो स्टेट को हम वैट देते थे वो भी अब इसके अंदर सब्ज्यूम्ड हो गया है। इसके साथ साथ कहीं पे एंट्री करने की कोई ऊपर कोई एंट्री फीस होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो इसके अंदर हो गया है। आप स्टेट को कोई सेस या सरचार्ज देते थे, वहाँ पर सेंट्रल से सेस एंड सरचार्ज था, अगर आप स्टेट को कोई सेस और टैक्स देते थे, सरचार्ज देते थे गुड्स से रिलेटेड, वो यहाँ पर सब्ज्यूम्ड हो गया है। इसके साथ साथ कोई लग्जरी के ऊपर टैक्स लगता है, जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी थिंग्स होती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये सारे टैक्स क्या हैं, आपके सब्ज्यूम्ड हो गए हैं अंडर एसजीएसटी, यानी अब वो सारे किसका पार्ट बन गए हैं, एसजीएसटी का। देखो जितने भी ये टैक्स हैं जो पार्ट बन गए हैं सीजीएसटी का या एसजीएसटी का, ये पता है किसी ना किसी बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। जो सेंट्रल लेवल पर थे वो सीजीएसटी के अंदर डाले गए, और जो स्टेट लेवल पर थे वो सीजीएसटी के अंदर। लेकिन इनको भी कि किस टैक्स को डालना है जीएसटी के अंदर, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाते हैं। सबसे पहला कि वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, यानी आप किसी भी डायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम नहीं किया जा सकता जीएसटी के अंदर। अगर आपको जीएसटी के अंदर टैक्स को सब्ज्यूम करना है तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट
टैक्स होना चाहिए। दूसरा रिलेटेड टू सप्लाई होना चाहिए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो चेन होती है उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा टैक्स जो आपके गुड्स या सर्विसेज के से रिलेटेड नहीं है उसको सब्ज्यूम नहीं कर सकते। थर्ड, पार्ट होना चाहिए ट्रांजैक्शन चेन का, यानी जो ये पहले कोई गुड्स बनाता है फिर वो किसी और को बेचता है फिर किसी और को बेचता है, इसी को तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लेते हैं हम। तो जो भी आप ले रहे हो गुड्स सर्विसेज वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होनी चाहिए। और आपके ऐसा करने से कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, यानी इसकी वजह से क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए किसका, टैक्स क्रेडिट का। जो भी हम टैक्स का क्रेडिट लेते हैं, ये टर्म्स वगैरह हम आगे क्लियर करेंगे, टैक्स क्रेडिट वगैरह अभी कंफ्यूज नहीं करूँगी मैं आप लोगों को। सिर्फ इतना समझो, जो भी हम टैक्स वगैरह क्रेडिट लेंगे उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए इन टैक्स की एक्यूमुलेट कर देने से। तो आप इन्हीं बेस पे क्या करती है जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स को एक्यूमुलेट करती है कि किस किस टैक्स को हमने CGST में या SGST के अंदर डाला है। तो ये था हमारा क्या, टैक्स का स्ट्रक्चर बिफोर GST एंड आफ्टर GST। जब हम बिफोर GST की बात कर रहे थे वहाँ पर हमारे पास क्या था, काफ़ी सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। हमने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट सबकी बात की। और GST आने के बाद वो क्या हो गए, बेसिक कस्टम ड्यूटी और GST बचे। GST के भी 4 पार्ट हैं, SGST, CGST, IGST एंड UTGST, जिनके अंदर क्या है बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे वो क्या हो गए हैं, अब सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, यानी उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। देखो टैक्स स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है जो आपके चैप्टर में बचा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, यानी आपके जो इंडिया में टैक्स लगता है उससे रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ मेंशन है। देखो जो आपका आर्टिकल 265 है वो प्रोवाइड करता है जितनी भी अथॉरिटी हैं। देखो मैंने आपको बताया था कोई भी टैक्स जो है लॉ की अथॉरिटी के बाहर जाके नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो आर्टिकल है यही बताता है कि आपको क्या है, कोई भी टैक्स या लगाना है या कलेक्ट करना है तो आप उसको नहीं कर सकते जब तक क्या है, अथॉरिटी किसकी ना हो, लॉ की अथॉरिटी ऐसा करने के लिए आपके पास ना हो। जो भी आपके पावर्स हैं, देखो जितनी भी पावर्स हैं रिगार्डिंग कि किस टैक्स के ऊपर डिसीज़न कौन सी गवर्नमेंट लेगी, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में मेंशन है। जो इसमें क्या किया गया है, इसमें 7 शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि किसके ऊपर कौन डिसीज़न लेगा। सबसे पहली लिस्ट हमारी यूनियन लिस्ट की है, यानी वो सारी उस लिस्ट में जो जो चीज़ें मेंशन है उनके ऊपर डिसीज़न लेने का राइट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि कितना टैक्स लगाना है, कौन सा, अगर उनके ऊपर कोई और टैक्स लगाना है या GST लगाना है, यानी जो भी डिसीज़न लेगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। वो कौन कौन सी आइटम है, कोई भी ड्यूटी अगर वो लगती है तंबाकू के ऊपर, या फिर कोई भी मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल है, ओपियम है या नैरोटिक्स है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट अगर वो यूज़ हो रहा है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो उसके ऊपर जो भी डिसीज़न लेगी वो कौन लेगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी इंटर स्टेट यानी दो स्टेट के बीच में सेल्स या परचेज होती हैं गुड्स की अदर देन न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर को छोड़ के, यानी न्यूज़पेपर से अलग कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर 2 स्टेट के बीच में सेल होती है तो उनके ऊपर भी डिसीज़न लेने का राइट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जितनी भी सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी राइट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी गुड्स अगर इंटर स्टेट गुड्स हैं और वो क्या हैं, न्यूज़पेपर से अलग कोई भी गुड है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। सर्विसेज के ऊपर सभी के ऊपर ही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और जो भी आपके जिन भी प्रोडक्ट में आपकी अल्कोहल, ओपियम या नैरोटिक्स यूज़ होता है ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ के, यानी जो डायरेक्ट अल्कोहल वगैरह कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, उसे छोड़ के बाकी जितना भी इन चीज़ों का यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर किसका राइट चलेगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। दूसरी है आपकी लिस्ट सेकंड, वहाँ पर वो पावर्स बताई गई हैं, उन प्रोडक्ट्स का नाम बताए गए हैं जिनसे रिलेटेड पावर किसके पास है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो कौन कौन सी है, एक तो जो आपकी मैंने बात की थी वहाँ पर ह्यूमन कंजप्शन की एक्सेप्ट, तो यहाँ पर वो ह्यूमन कंजप्शन आ गया, अल्कोहलिक लिक्योर का, ओपियम का, नैरोटिक्स का, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे आपकी स्टेट लेगी। इसके साथ साथ अगर लोकल एरिया यानी इंट्रा स्टेट गुड्स की अगर सेल होती है तो वहाँ पर भी आपका डिसीजन लेने का राइट स्टेट के पास है। और अगर आपकी क्या हो रही है,
लोकल एरिया में आपका सामान आ रहा है कोई भी, अगर किसी भी अलग डिस्ट्रिक्ट से, यानी एक ही बात हो गई। इंट्रा स्टेट अगर आपकी कोई भी सेल हो रही है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, स्टेट का राइट चलेगा टैक्स से रिलेटेड। जो आपकी थर्ड लिस्ट है उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो है कंबाइन पावर है, कुछ स्टेट के पास है और कुछ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दोनों कंबाइनली अपनी पावर को यूज़ करती हैं। जो आपका जीएसटी लाया गया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, और जो आपकी ये 3 लिस्ट बनी है ना, जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, वो इन्हीं अमेंडमेंट के बाद ही बनी है। पहले जो पावर्स थी उसमें 101 अमेंडमेंट्स जो है 101st अमेंडमेंट की गई 2016 में, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 के अंडर, और उसके बाद एम्पावर किया गया है सेंट्रल और स्टेट को कि वो कलेक्ट कर सकती है और लगा सकती है जीएसटी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जीएसटी के ऊपर। सेकंड चैप्टर आप लोग देख लेना, कोई डाउट हो तो इसमें। सेकंड चैप्टर हम लोग परसों स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।